हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो देखिए, आज तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, उसमें से जो भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के, आज हम वो सब सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने पहला प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम नंबर 1.1। वो क्या कहता है, देखिए, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, और उनका मैग्नीट्यूड, चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हमें सिंपली क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है और उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसे कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इस चीज़ को सॉल्व। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम का। देखिए, हमारा पहला चार्ज Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, ये पहला चार्ज है हमारा, ठीक है। अब दूसरा चार्ज Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब, ये हुआ हमारा दूसरा चार्ज। और उन दोनों के बीच दूरी कितनी दी गई है, R 30 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसे हम लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि हमें SI यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये तो आ गया आपके गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या है। अब आपको कैलकुलेट क्या करने दिया गया है, फोर्स। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, F = होता है K Q1 Q2 अपॉन R², K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पर देखिए, Q1 का वैल्यू आपको पता है, Q2 का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है K = कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। तो K का वैल्यू आपको मालूम है। अब हम ये सब चीज़ यहाँ पर पुट करेंगे। 9 × 10⁹ Q1 आपका कितना है, 2 × 10⁻⁷, Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R²। R कितना आपका 30 सेंटीमीटर, यानी 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर यानी 30 × 10⁻² मीटर में मैंने कन्वर्ट किया उसका होल स्क्वायर। अब देखिए, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पर 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ 9 है आपका, 9 × 2 × 3 × 10⁻⁻14 प्लस 10⁻9, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, देखिए, इसे मैं 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। तो इसे मैं सिंपली 900 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखिए, अब यहाँ पर 900 को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻²। तो 10⁻² और यहाँ पर है 10⁻⁻4। तो नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। मैंने क्या कहा, 900 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 × 10⁻²। 900 को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻², और हमारे पास यहाँ पर कितना है, 10⁻⁻4। तो और एक स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ, 9 × 2 × 3 10⁻, ये कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁻²। अब ये कितना हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 2 × 3 है यहाँ पर, यानी कि 6 × ये देखिए -5 है, ये 2 ऊपर जाकर कितना, -2 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, +2, यानी 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये होगा फोर्स का वैल्यू। ये आएगा आपका दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, कितना आएगा, 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये था आपका एनसीईआरटी का पहला प्रॉब्लम। तो अब हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे, जो कि है, देखिए क्या कह रहा है दूसरा प्रॉब्लम, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb is in the air is 0.2 न्यूटन। यानी कि दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, दोनों स्फीयर्स के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 0.2 न्यूटन एयर में है। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। देखिए पहले पार्ट में क्या पूछा गया है हमें, पहले पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स, यानी कि हमें आर निकालना है। हमें एफ दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, हमें आर फाइंड आउट करना है। और दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, यानी कि दूसरे स्फीयर पे पहले स्फीयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली चीज हमें फोर्स दिया गया है कितना, 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन फोर्स दिया गया है। Q1 कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻⁶ कूलम में इसे लिख सकता हूँ। दूसरा चार्ज कितना है हमारा, -0.8 माइक्रोकूलम, यानी -0.8 इंटू 10⁻⁻�6 कूलम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पता है कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू कितना होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको F दिया गया है, Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम इन सारे वैल्यूज को पुट करते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये हमें क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो अभी हम मैग्नीट्यूड से काम करेंगे, इसलिए हम साइन को अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 0.8 जो है वो भले ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हम फॉर्मूले पे जब पुट करेंगे उसे पॉजिटिव के रूप में पुट करेंगे, यानी कि उसे हम पॉजिटिव मानेंगे। और क्योंकि हमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करना है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव अभी के लिए हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो देखिए F इक्वल टू कितना है आपका, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.2 न्यूटन, ठीक है। K का वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10⁹। Q1 का वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻�6। Q2 का वैल्यू 0.8 माइनस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो 10⁻⁻�6 इंटू R स्क्वायर, ठीक है। अब R स्क्वायर का आप इस साइड ले आइए, कितना हो जाएगा, देखिए R स्क्वायर का साइड चेंज करने के बाद देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.8 है, तो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻9 है, ये हो गया 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 0.2। अब मैं 0.2 से 0.4 को कैंसिल कर सकता हूँ, कितना आएगा, 2 आएगा। और ये 2 यहाँ पर 8 को मैं इसे 8 लिखने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 8/10, यानी 8 इसे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻⁻1। तो मेरा कितना आ जाएगा ऊपर, 18 इंटू 8 इंटू 10⁻9 -1 8 की वजह से, और -12 हमारे पहले से ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4। 18 इंटू 8 कितना होगा, 144 इंटू 10⁻⁻4। तो R स्क्वायर का वैल्यू आ गया। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, यानी कि आपको R फाइंड आउट करना। तो इसका स्क्वायर रूट जैसे ही आप लेंगे, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻2 और 12 सेंटीमीटर्स, इतना हो जाएगा आपका आंसर। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन कितना आया, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इसे मीटर में कहते हैं, इसको मीटर में लिख सकते हैं, और या फिर आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं।
तो मीटर हो सकता है या फिर सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 12 × 10⁻²⁻² मीटर। ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। देखिए दूसरे पार्ट में कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया आपको, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। आपको दिया है फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकेंड पे फोर्स 0.2 और पूछ रहा है सेकेंड पे फर्स्ट की वजह से या फिर फर्स्ट पे सेकेंड की वजह से, यानी कि एक दिया गया दूसरा पूछ रहा। तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस पे क्या होगा, सेम होगा। और फोर्स का नेचर क्या होता है, ऑपोजिट होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर दूसरे चार्ज पे पहले की वजह से 0.2 न्यूटन आ रहा है तो पहले चार्ज पे दूसरे की वजह से भी कितना आएगा, 0.2 न्यूटन। तो इसका आंसर जो है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर, दूसरे पे पहले की वजह से कितना आएगा, 0.2 न्यूटन, क्योंकि 0.2 हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले, दूसरे हमें गिवन है 0.2 पहले के ऊपर दूसरे की वजह से। तो ये है गया आपका सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब हम आते हैं तीसरे प्रॉब्लम पे। तो देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, चेक दैट द रेशियो ke² इज डायमेंशनलेस full stop. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio and what does it signify. पहली चीज, क्वेश्चन में एक रेशियो दिया गया है आपको, उस रेशियो को आपको प्रूव करना है कि ये रेशियो डायमेंशन लेस होगा, पहली चीज। उसके बाद उस रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उस रेशियो का वैल्यू क्या है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो पहले हम समझते हैं ये रेशियो आया कहाँ से। ये रेशियो जो लिखा गया है बोर्ड पे, जो कि है कितना, सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशियो कितना दिया गया है आपको, ke²/g×me/mp। अब देखिए के तो आपको पता है, जो कि है हमारा कूलम्बिक फोर्स में जो कांस्टेंट आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ऐसा कह सकते हैं चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, सेम होता है, जिसका वैल्यू कितना है आपको पता होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। तो ये ई जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन है। जी क्या है, जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है आपको पता होगी, 6.67 × 10⁻−11। इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ये आता है इसका यूनिट। और me है आपका मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, mp है। अच्छा me का वैल्यू कितना है आपको पता है, 9.1 × 10⁻−31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। उसके बाद mp क्या है, मास ऑफ ए प्रोटॉन, ये कितना होता है, 1.66 × 10⁻−27 kg। ये तो जो चीज़ें आपको इस कांस्टेंट में दिख रही है। अब इस कांस्टेंट तक हम पहुँचे कैसे, इसकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहाँ पर क्या था, दो मैसिव बॉडी थी। अगर आपके पास दो मासेस थे, एक का मास m1 था, दूसरे का मास क्या था, m2 था, और इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता था, जो कि सपोज इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, सेंटर्स के बीच में सेपरेशन कितना है, r। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता था। m1 m2 को अट्रैक्ट करता था एक फोर्स से, जिसे हम कहते थे जिसे हम इस फॉर्मूला से डिनोट करते थे। देखिए F = हम कितना लिखते थे, G × m1 m2 बाई
आर स्क्वायर, ये होता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे हम कहते थे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहला Q1 और दूसरा Q2, और इनके बीच सेपरेशन कितना है R, तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा KQ1Q2/R²। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया आपका कूलम्बिक फोर्स। तो इन दोनों का ही रेशियो अगर हम लें, यानी कि FC/FG, अगर हम FC/FG करें, इसे मैं इरेज करता हूँ, अगर मैं FC/FG करता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, देखिए FC/FG अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा KQ1Q2/R² इंटू R²/GM1M2, ये हो गया आपका FC/FG का रेशियो। बट ये FC और FG का रेशियो किसके लिए है, ये क्वेश्चन में FC/FG का रेशियो है, लेकिन ये किसके लिए है ये देखते हैं हम। देखिए सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना दिया गया है हमें Me, और जिसका चार्ज कितना है, जिसका चार्ज कितना हो गया E, यानी कि Q1 इक्वल टू कितना हो गया E। उसी के साथ R डिस्टेंस की दूरी पर सपोज हमारे पास एक प्रोटॉन है, अगेन जिसका मास कितना होगा Mp, और जिसका चार्ज कितना होगा E। अब अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा, या फिर कूलम्बिक फोर्स जो है वो कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे KQ1Q2/R², यानी कि Q1 की जगह पर भी E और Q2 की जगह पर भी E, दोनों का चार्ज क्या है सेम है। तो देखिए कितना हो जाएगा KE²/R², ये हो गया कूलम्बिक फोर्स, यानी कि FC। अब मैं पूछूं इसके पास भी कोई मास है Me, इसके पास भी कोई मास है MP, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा GMe × MP/R², यानी कि FG अगर मैं लिखूं F ग्रेविटेशनल, तो वो कितना हो जाएगा GMe MP/R², ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए इन दोनों का रेशियो में लेता हूं, FC/FG कितना हो जाएगा आपका KE²/R² इंटू R² डिवाइडेड बाई GMe MP, यानी कि R² से R² कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास कितना रहेगा KE²/G इंटू ME MP। और यही है वो रेशियो जिसे आपको प्रूव करना है कि ये डायमेंशन लेस है, यानी कि ये रेशियो क्या है, कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो है। किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो जब हम लास्ट पार्ट में आएंगे इस क्वेश्चन के, व्हाट डज इट सिग्निफाई, तो उस पार्ट में हम देखेंगे जो कूलम्बिक फोर्स है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स, 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन हाउ मच, 10⁻⁻39 टाइम वीकर देन कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर बाई 10⁻39 टाइम्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स विच वन इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स, ग्रेविटेशनल और कूलम्बिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आपको कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आंसर में लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं इस रेशियो को डायमेंशनलेस प्रूव करने की ओर। कैसे इसे हम डायमेंशनलेस प्रूव करेंगे, ठीक है, देखिए
यहाँ तक की जो कहानी थी वो इस पे थी कि ये कांस्टेंट आया कहाँ से। अब हम क्या प्रूव करेंगे, ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस है। देखिए देखिए अब हम आते हैं के पर। के का यूनिट क्या है, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, ई तो चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। उसी तरह जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब मैं ये प्रॉब्लम शुरू किया तब आपको यहाँ पर मैंने सारे कांस्टेंट विथ यूनिट्स लिखे थे, तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो देखिए जो न्यूमरेटर है के ई स्क्वायर, उसका यूनिट कितना आ जाएगा, के ई स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। यह होगा न्यूमरेटर का यूनिट। उसी तरह डिनोमिनेटर का यूनिट कितना होगा, जी एम ई इंटू एम पी, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर इंटू के जी स्क्वायर। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर का यूनिट। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए, के ई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई एम पी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय के जी स्क्वायर इंटू के जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको के जी स्क्वायर से के जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, और न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो क्वांटिटी मिली हमें क्या मिली, कांस्टेंट मिली, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप इसे लिखें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखने जाएं, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखें इस क्वांटिटी का, इस कांस्टेंट का, तो वो कितना आएगा, m0 l0 t0, ये आएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब सेकेंड पार्ट में क्या करा है, आपको एक फिजिकल कांस्टेंट का टेबल देखना है जिससे आपको ये सारे वैल्यूज मिले, के की वैल्यू, ई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि मैंने अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले आपके लिए। वो सारे कांस्टेंट वैल्यूज को आप पुट करेंगे और ये रेशियो कितना है इसे डिटरमाइन करना है। इस रेशियो को डिटरमाइन करना है, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस जो था वो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो देखिए ये रेशियो कितना होता है, हम पहले डिटरमाइन ये करते हैं। देखिए के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये सारे कांस्टेंट के वैल्यू मैं पीछे लिख चुका हूँ, आप वीडियो रिवाइंड कर कर भी देख सकते हैं। 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 जी का वैल्यू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। ये सारे वैल्यूज़ को अगर आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39, यानी कि F कूलम्बिक और F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल, ये आएगा इसका रेशियो। और जो लास्ट पार्ट है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, यानी कि इसको आपको लिखना है, इट सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आप इसे कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स
is 10 to the power 39 times greater than the 10 to the power 39 times greater than that of gravitational force, यानी कि 10 to the power 39 टाइम्स ग्रेटर होगा कूलम्बिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.6। आप सोच रहे हो 1.3 और 3 के बाद 1.4 और 5 कहाँ गया। देखिए अगर आप हमारे पूरे लेक्चर सीरीज को देखते होंगे तो वो जो क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जाके देखिएगा, वहाँ पर 1.4 और 1.5 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 1.4 में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो चीज़ है वो हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो है हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कैसे प्रॉब्लम्स पे करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप्स प्रॉब्लम पे करेंगे, जहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। हमें बेसिकली एक स्क्वायर दिया गया है, ABCD नाम का एक स्क्वायर दिया गया है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर्स, और उस स्क्वायर में A पॉइंट पर एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, B पॉइंट पे -5, C पे 2, अगेन D पे -5। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है पॉइंट O पे हमने एक चार्ज रखा है, O पे एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का। कितना चार्ज रखा है? 1 माइक्रोकूलम का। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर पे जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहली चीज हमें 1 माइक्रोकूलम से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर 1 माइक्रोकूलम है, हमें चारों चार्ज से जो डिस्टेंस होंगे इस 1 माइक्रोकूलम ये फाइंड आउट करना है। और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से जो डिस्टेंस यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, सेम आएगा चारों चार्ज की वजह से। तो आपको पता है ये स्क्वायर है, तो AB, BC, CD और AD ये चारों कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, अब जो डायगोनल है AC और BD ये कितने हो जाएंगे, 10√2 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे, 10√2 सेंटीमीटर। अब जो सपोज मैं एक डिस्टेंस कंसीडर करता हूँ AO या फिर BO या फिर CO या फिर DO, ये जो डिस्टेंसेस हैं दोनों चार्जेस के बीच में AO, CO, BO और DO, ये जो डिस्टेंसेस है ये कितना होंगे, ये इस डायगोनल का कितना है, हाफ है। तो आपको कितना हो जाएगा, ये हाफ अगर हम करेंगे 10√2/2, 10√2/2 ये कितना हो जाएगा 5√2। तो ये डिस्टेंसेस चारों केसेस में कितने हो जाएंगे, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर ये हो जाएंगे डिस्टेंस। यहाँ भी 5√2, यहाँ भी 5√2। अब देखिए चारों केस में डिस्टेंस सेम है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है सेंटर पे बैठे हुए चार्ज जो कि 1 माइक्रोकूलम का है। तो देखिए ये जो -5 माइक्रोकूलम है ये 1 को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ऑपोजिट नेचर के हैं तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये आ गया आपका F1। उसी तरह ये जो -5 माइक्रोकूलम है ये 1 को क्या करेगा, अगेन अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर आ जाएगा F2। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो दो चार्ज है Q1 की वैल्यू कितना है -5, Q2 का वैल्यू कितना है 1, और सेपरेशन कितना है, मैंने बोला था 5√2। ठीक है, और इस केस में भी देखिए एक चार्ज -5, एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम और एक इनके बीच जो सेपरेशन है 5√2। तो F का जो फॉर्मूला आता है हमारा KQ1Q2/R², इसमें सारी चीज़ें सेम है दोनों ही केसेस में। इस केस में भी F1 के लिए भी जो आएगा F2 के लिए भी वही आएगा। तो यानी F1 और F2 दोनों क्या है, बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं F1 = F2 = F
हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर लिख सकते हैं तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, और ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से हम ये प्रूव कर सकते हैं, यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम को क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा जो कि हो जाएगा F3, और ये 2 माइक्रोकूलम ये 1 माइक्रोकूलम को इधर रिपेल करेगा जो हो जाएगा F4। तो अगेन F3 और F4 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और सेम होने की वजह से ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि जो नेट फोर्स लगेगा चार्ज पे, 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज सेंटर पे उस पर नेट जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो सारे जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि F1 से कैंसिल हो जाएगा F2 और F3 से कैंसिल हो जाएगा F4। यानी कि नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 1.8। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी कि 2 चार्जेस है हमारे पास, 3 और -3 माइक्रोकूलम का, जिनके बीच सेपरेशन कितना है, 20 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द 2 चार्जेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द 2 चार्जेस। और उसके बाद सेकेंड पार्ट इस प्रॉब्लम का क्या है, इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है जो कि उन दोनों के ठीक बीच में रखा गया है, उस पर लगने वाला फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट, उस पर लगने वाला फोर्स भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए प्रॉब्लम के 2 पार्ट होंगे, यहाँ पर हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो हमें चार्जेस दिए गए हैं, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड -3 माइक्रोकूलम, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बिटवीन द 2 चार्जेस, सपोज ये O है। अब देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले क्लासेस में, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये आ गया E1 पहले चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो टुवर्ड्स द चार्ज, यानी ये कितना हो गया, E2। तो अब हमें सिंपली E1 और E2 को ऐड अप करना है। तो देखिए E1 का वैल्यू कितना आएगा, KQ/R²। अगर इनके बीच सेपरेशन कितना दिया गया है आपको, 20 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच सेपरेशन कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच सेपरेशन कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको लेना है। तो K कितना हो गया आपका, 9 × 10⁻⁹। Q कितना हो गया, 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन R², यानी कि R की वैल्यू कितनी है आपके, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा आपका, 27 × 10⁻⁹ 3, और यहाँ पर -2 + 1 -1 और उसका स्क्वायर, यानी कि -2, ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, +2, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप E1 कह सकते हैं और E2 भी कह सकते हैं, क्योंकि E1 और E2 में सिर्फ डायरेक्शन भी तो उन दोनों का सेम ही है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, E1 और E2 का सेम आएगा। तो E नेट जो होगा आपका वो कितना होगा, E1 + E2, यानी पहला भी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और जो दूसरा भी है वो भी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द 2 चार्जेस आएगा कितना, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एक चार्ज है, कितने का चार्ज है वो, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है। उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा।
अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तो हमें कूलम्ब्स लॉ का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई फोर्स कैलकुलेट करना चाहता है, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर 3 माइक्रो कूलम है और यहाँ पर -3 माइक्रो कूलम है। इस सेंटर पे एक चार्ज है, कितने का? 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम का। इस पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कई लोग इसे कैसे करेंगे, F इक्वल टू K/Q1/Q2/R²। इन दोनों चार्ज को एक बार कंसिडर करेंगे, इन दोनों चार्जेस को एक बार कंसिडर करेंगे। लेकिन जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया था, तब मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर किसी जगह पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस पोजीशन पर कोई भी चार्ज अगर रखा जाए तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि F इक्वल टू, हमें एक फॉर्मूला मालूम है, Q/E। अगर हम जानते हैं कि जहाँ पर Q रखा गया है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मालूम है तो उस पॉइंट पर, उस Q पर लगने वाला फोर्स कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी अराइज हो रहा है। कैसे? देखिए, O पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट किया, कितना? 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब उसी पॉइंट पे एक चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड का? 1.5 इंटू 10⁻⁹ का। और हमें उसी चार्ज पे क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमें सिंपली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ हमें यहाँ पर एक बार यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार यूज करना पड़ेगा, फिर जाकर उसे ऐड करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लेंदी होगा। तो हमें क्योंकि O पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम इससे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁹ और हमारा E कितना है? 54 इंटू 10⁵। तो ये 54 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा आपका? 81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। यह हो गया आपका फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर बिटवीन द टू चार्जेस। यह हो गया आपका 81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये था आपका NCERT टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम्स, जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्पेशली JEE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होगा, जहाँ पर हम कुछ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसीडर करेंगे। पहले तो हम कुछ डिस्क्रीट या फिर पॉइंट चार्जेस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सीधा जाएंगे किस पर? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। उसके बाद हम मूव करेंगे डाइपोल के ऊपर। ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने NCERT टेक्स्ट बुक के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।